नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल में। एक बार फिर से मैं आपके बीच अब पार्ट 20 लेके आया हूं और पार्ट 20 का जो पहला क्वेश्चन है कि मंडी रियासत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट पुस्तक के लेखक कौन है। तो हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट पुस्तक के जो लेखक हैं इनका नाम है मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह की तो एक बुक है, इसका नाम है हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट, लेकिन ऑप्शन में बहुत सारे लेखकों के राइटर्स के नाम दिए हैं, जैसे एम एस रंधावा। तो एम एस रंधावा की जो बुक है इसका नाम है कांगड़ा पेंटिंग। याद रखना है, कांगड़ा पेंटिंग बुक के जो राइटर है इनका नाम है एम एस रंधावा। एपीएफ हारकोट ऑप्शन में दिया है, तो एपीएफ हारकोट की भी एक बुक है जिसका नाम है हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू एंड लाहौल स्पीति। राम राहुल ऑप्शन में दिया है, राम राहुल की भी एक बुक है जिसका नाम है हिमालयन बॉर्डरलैंड। तो राम राहुल की जो बुक है इनका नाम क्या था, हिमालयन बॉर्डरलैंड। एक बुक बहुत ज़्यादा टेट में पूछी जाती है जिसका नाम है कंट्री लाइफ। तो कंट्री लाइफ बुक के जो रचयिता है इनका नाम है नोहरा रिचर्ड्स। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है कि कुल्लू रियासत के संस्थापक निम्न में से कौन माने जाते हैं। अगर मैं बात करता हूँ कुल्लू रियासत की, तो कुल्लू रियासत की जो संस्थापक है ये विहंग मणिपाल, कौन जी, विहंग मणिपाल को जो है माना जाता है। विहंग मणिपाल जो है ये कुल्लू रियासत के संस्थापक माने जाते हैं। एक बुक है कुल्लू देश की कहानी। तो कुल्लू देश की कहानी जो बुक है ये जो है लालचंद प्रार्थी के द्वारा लिखी गई। इसके द्वारा लालचंद प्रार्थी के द्वारा ये बुक रिटन की गई थी। अगर मैं बात करता हूँ कुल्लू रियासत की, तो कुल्लू रियासत की जो पहले राजधानी होती थी वो होती थी जगत सुख। कहाँ पे होती थी, जगत सुख। लेकिन जगत सुख से नंगर भी लाई गई थी। ये लाई की किसके द्वारा, विशुद्ध पाल के द्वारा। तो आपने ये याद रखना है किसके द्वारा, विशुद्ध पाल के द्वारा। क्वेश्चन ये आता है कि जो ये कुल्लू रियासत है इसके संस्थापक तो विहंग मणिपाल है, लेकिन सबसे शक्तिशाली राजा कुल्लू रियासत का कौन है। तो इनका जो नाम है वो है राजा जगत सिंह। तो कुल्लू रियासत के सबसे शक्तिशाली राजा कौन है, राजा जगत सिंह। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हर एक क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किसके शासनकाल में श्री रघुनाथ जी की प्रसिद्ध प्रतिमा को अयोध्या से कुल्लू लाया गया था। तो कौन ऐसे शासनकाल, कौन से ऐसे राजा थे जिनके शासनकाल में जो है रघुनाथ जी की जो मूर्ति है वो अयोध्या से कुल्लू लाई गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये जो है राजा जगत सिंह के कार्यकाल के दौरान जो है ये मूर्ति जो है वो अयोध्या से कुल्लू लाई गई थी। और दोस्तों किसके द्वारा ये मूर्ति लाई गई थी, तो ये भी आपने याद रखना है। ये जो मूर्ति लाई गई थी, ये मूर्ति लाई थी एक ब्राह्मण होते थे कुल्लू के, इनका नाम था दामोदर दास। याद रखना है, दामोदर दास के द्वारा ये मूर्ति जो है अयोध्या से कुल्लू लाई गई थी। सबसे शक्तिशाली राजा है जगत सिंह के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो कुल्लू रियासत के सबसे शक्तिशाली राजा है। दूसरी बात, औरंगजेब के द्वारा जो है वो जगत सिंह को राजा भी कहा गया था और राजा की उपाधि भी दी गई थी। अगर मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन जो है प्रसिद्ध जास्कर श्रेणियाँ पढ़ती है। ये क्वेश्चन 1000 बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है कि प्रसिद्ध जास्कर श्रेणियाँ जो पढ़ती है वो पढ़ती है ग्रेटर हिमालयाज में, बृहद हिमालय में। जो प्रसिद्ध जास्कर श्रेणियाँ ये बृहद हिमालय में पड़ती है। अगर मैं इनकी हाइट की बात करता हूँ तो 5000 से 6000 मीटर इनकी ऊंचाई है प्रसिद्ध जास्कर श्रेणियों की। अगर मैं बात करता हूँ कि हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग कौन सी श्रेणियाँ करती है, तो वो भी जास्कर श्रेणी जो है वो क्या करती है, अलग करती है। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी है शिल्ला, वो किस श्रेणी में आती है, तो वो किस रेंज में आती है, तो ये भी किस श्रेणी में आते हैं, वो भी जास्कर पर्वत श्रृंखला में आती है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अब यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको देखिए दोस्तों, हर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और हर एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। पब्बर नदी निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है। देखिए दोस्तों, पूछा है कि जो पब्बर नदी है वो किस नदी की सहायक नदी है, तो पब्बर सहायक किसकी है, यमुना की। अगर मैं बात करता हूँ पब्बर सहायक है यमुना की। देखिए ये पब्बर नदी आती कहाँ से, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो पब्बर नदी का जो उद्गम होता है वो चंद्रताल झील से होता है। चंद्रताल झील से ये पब्बर नदी आती है और सहायक किसकी है, यमुना। कुछ और यमुना की सहायक नदी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। पब्बर यमुना की सहायक है, इसके जलाल यमुना की सहायक। देखिए दोस्तों, गिरी भी यमुना की सहायक है, टॉस भी यमुना की सहायक है, असनी भी इसकी सहायक है और बाटा नदी भी इसकी सहायक है। एक क्वेश्चन बहुत बार पेपरों में पूछा जा रहा है और मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं। यमुना नदी पे वैसे तो बहुत सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, जल विद्युत परियोजना है, लेकिन एक जल विद्युत परियोजना बहुत बार पूछी गई है और मैक्सिमम बच्चे जो है इसको गलत कर देते हैं। इसका नाम है धमवाड़ी सुंडा प्रोजेक्ट। तो धमवाड़ी सुंडा प्रोजेक्ट जो है यमुना नदी पे है और धमवाड़ी सुंडा प्रोजेक्ट जो है ये कितने मेगावाट का है, 70 मेगावाट का है। तो यमुना की कुछ सहायक नदियाँ पब्बर, गिरी, जलाल, टॉस, असनी और बाटा। अगर ये पेपर में आती है तो आप बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे। यमुना का अगर मैं वैदिक नाम की बात करता हूँ तो यमुना का जो वैदिक नाम है इसका नाम है कालिंदी। तो आपने याद रखना है ये कालिंदी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। धार्मिक महत्व का स्थल श्रीखंड महादेव निम्न में से
किस जिले में अवस्थित है? तो धार्मिक महत्व का स्थल है जी श्रीखंड महादेव। पूछ रहा है क्वेश्चन कि किस जिले में? तो श्रीखंड महादेव जो है ये कहाँ पे है? कुल्लू में स्थित है। देखिए दोस्तों, ये तो कुल्लू में है, लेकिन इसके अलावा और कौन कौन से स्थल जो है कुल्लू जिले में है जो पेपर में आ सकते हैं? सबसे पहले मैं बात करता हूँ जामलू मंदिर, जामलू देवता का मंदिर। तो जामलू देवता का जो मंदिर है ये भी कुल्लू के मनाली कुल्लू में स्थित है। और कहाँ पे है? मलाना नामक गाँव में स्थित है। और यही इसी मलाना में जो है विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र भी है, ये भी आपने याद रखना है। मनु मंदिर, भारत का एकमात्र मनु मंदिर या विश्व का एकमात्र मनु मंदिर आप बोल सकते हैं, कहाँ पे है? ये भी कुल्लू में स्थित है। रघुनाथ जी का मंदिर, ये भी कहाँ पे है? कुल्लू में। हिडिंबा देवी का मंदिर सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, कुल्लू के मनाली में स्थित है। और ये भी पूछा जाता है कि किस शैली में बनाया गया है ये, तो ये पैगोडा शैली में। तो याद रखना है, पैगोडा आर्किटेक्ट शैली में ये जो है मंदिर बना है। कुल्लू का मनाली का जो मंदिर है, कौन सा? हिडिंबा देवी मंदिर, जिनको डूंगरी माता भी कहा जाता है। और इसी हिडिंबा मंदिर के पास एक मेला लगता है जिसको क्या बोलते हैं? डूंगरी मेला भी बोला जाता है। और एक क्वेश्चन और रह गया था कि कुल्लू में एक और मंदिर है, बिजली महादेव मंदिर। ये भी बहुत बार पेपर में पूछा गया था। अगर मैं बिजली महादेव मंदिर की बात करता हूँ तो यहाँ हर वर्ष जो है बिजली गिरती है, इसीलिए ऐसे मंदिर को बिजली महादेव मंदिर कहा जाता है। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से किस जिले का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो बोल रहा है भैया कि किस जिले का क्षेत्रफल सबसे कम है, लेकिन मेरी आदत है कि मैं हर क्वेश्चन को जो है वो उसकी जड़ से पढ़ाता हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ चंबा की। तो चंबा का कुल क्षेत्रफल कितना है? हम तो क्वेश्चन ने खाली पूछा है कि क्षेत्रफल सबसे कम किसका है। अब बाकी लोग आपको बता देंगे इनमें से सबसे कम जो है किसका है, बता भी देंगे जल्दी से, लेकिन मैं एक एक करके पहले क्षेत्रफल बताऊंगा, तब आपको पता चलेगा। और आपको एक टारगेट मैंने दिया है, आज आपने कमेंट बॉक्स में ये बताना है आप किस जिले से और आपके जिले का क्षेत्रफल कितना है ये आपने बताना है, ताकि सबको पता चले 12 के 12 जिले। तो चंबा का जो क्षेत्रफल है ये है 6522 स्क्वायर किलोमीटर। याद रखना है 6522 किलोमीटर कहाँ का है? चंबा का। और कांगड़ा का जो अपना है वो है 5739, और जो मंडी का है वो है 3950। और अगर मैं बात करता हूँ कुल्लू की, तो कुल्लू का है 5503 स्क्वायर किलोमीटर, 5503 स्क्वायर किलोमीटर। और तो सबसे कम जो यहाँ पे था, सबसे कम जो था ये किसका था? मंडी का। तो राइट आंसर जो यहाँ पे आएगा वो क्या आएगा? मंडी। अगर मैं परसेंटेज की बात करता हूँ तो परसेंटेज में जो है सबसे कम जो है वो किसका है? हम हिमाचल प्रदेश में। इनमें तो किसका था? मंडी का था। लेकिन ऐसा तो नहीं आने वाला है। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन टेट में पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश का ऐसा जिला जिसका क्षेत्रफल सबसे कम है, तो वो कौन सा है? हमीरपुर। हमीरपुर का मात्र जो क्षेत्रफल है वो 1118 स्क्वायर किलोमीटर है। याद रखना है 1118 स्क्वायर किलोमीटर। और पूछा जाता है कि ये परसेंटेज में कितना है, तो परसेंटेज में 0.1%। भाई ये डाटा आपको याद रखना पड़ेगा। बहुत ही कम यूट्यूबर अपना ऐसा डाटा जो आपके तक लाते हैं। अगर मैं बात करता हूँ क्षेत्रफल में सबसे कम छोटा जिला जो है वो हमीरपुर है, 2.10% है। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा तो सबसे ज़्यादा किसका है? लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति का है 13,841 स्क्वायर किलोमीटर। याद रखना है आपने। और परसेंटेज में जो लाहौल स्पीति का आता है वो आता है कितना? 24.86%। बहुत बार ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है और आगामी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन जो है ज़रूर आपसे पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन भी बड़े अच्छे लेवल का है, डाटा वाले ही क्वेश्चन है। निम्न में से किस जिले का जनसंख्या घनत्व निम्नतम है? कौन सा जिला ऐसा है जिसका जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो सबसे कम है, जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो है कुल्लू। लेकिन यहाँ पे जो है मैं एग्जैक्ट आपसे डाटा की बात कर रहा हूँ। कुल्लू का जो जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार वो 80 है, मंडी का 253 है, और जो अपना सोलन है, सोलन का 300 है, और अपना जो सिरमौर है इसका कितना है? 188। तो आपने याद रखना है अपने सोलन का 300 है, सिरमौर का 188 है, 253 कहाँ का है? मंडी का, और कुल्लू का मात्र कितना है? 80। तो राइट आंसर जो इसमें आना था वो क्या आना था? कुल्लू। सारा डाटा आपने याद रखना है। क्वेश्चन आता है कि कुल हिमाचल प्रदेश का 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना है? तो टोटल जो हिमाचल प्रदेश का था वो था 123। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हु वाज द अपॉइंटेड एज फर्स्ट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश के पहले गवर्नर कौन? तो हिमाचल प्रदेश के जो पहले गवर्नर थे इनका नाम था एस चक्रवर्ती। एस चक्रवर्ती हिमाचल प्रदेश के पहले राज्यपाल थे। लेकिन अगर क्वेश्चन पेपर में आएगा कि पहली महिला राज्यपाल, तो पहली महिला राज्यपाल जो है इनका नाम था शीला कौल। बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आता है, टेट में भी आया है कि हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ कमिश्नर कौन है? तो हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ कमिश्नर कौन थे? NC मेहता। अगर
क्वेश्चन आता है कि पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर जो इनका नाम है मेजर जनरल हिम्मत सिंह। और अगर आता है पहले मुख्य न्यायाधीश, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इन हिमाचल प्रदेश, तो इनका नाम है मिर्ज़ा हमिदुल्ला वे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और अब आते हैं हम अपने जो मनाली में स्थित पर्वतारोहण संस्थान किस वर्ष स्थापित किया गया। तो ये आपको पता चल गया कि हिमाचल प्रदेश पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पे है, तो बोलेंगे जी मनाली में सर स्थित है। लेकिन इसको स्थापना कब की गई, इसकी क्वेश्चन ऐसा पूछा जा रहा है। तो इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1961 में। बात करता हूँ मैं एचपीयू की। एचपीयू कब बना, तो एचपीयू जो बना था हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, ये 1970 में बनी थी। क्वेश्चन ये भी आता है कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई, तो हाई कोर्ट की स्थापना 1971 में हुई थी। 71 में ही हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है, इसकी भी स्थापना हुई थी। और क्वेश्चन ये भी आता है कि हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला, और ये तो बच्चा क्वेश्चन है, ये तो आपको आना चाहिए खुद भी, ये मैं बताने की आवश्यकता नहीं है। 1971 में ही मिला था। एचआरटीसी की स्थापना बहुत बार पेपर में पूछी जाती है, ये भी आपने याद रखना है। इसकी एचआरटीसी की स्थापना हिमाचल प्रदेश रोडवेज ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की 1974 में की गई थी। इसके अलावा चौधरी श्रवण कुमार यूनिवर्सिटी है, कृषि विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश का, इसकी स्थापना 1978 में हुई थी, ये पालमपुर में स्थित है। और वाइस परमार हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी जो कि नौनी सोलन में स्थित है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1985 में हुई थी। तो दोस्तों ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ही धमाकेदार है। इन सभी क्वेश्चन को आपने क्या है अपने दिमाग में जो है, जिस तरह जो है डॉक्टर दवाई देता है उसी तरह आपने भी इनको बिठा लेना है, ताकि जो टेट परीक्षा में आपके जो नंबर है वो 100+ चढ़ जाए। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ कि झेलम नदी के तट पर सिकंदर ने किसकी सेना से युद्ध किया था। तो झेलम नदी के तट पर जो है सिकंदर ने जो है पंजाब के राजा पोरस की सेना से जो है क्या किया था, युद्ध किया था। अगर इसके पीछे मैं पूरी हिस्ट्री की बात करता हूँ तो क्वेश्चन आता है कि भारत पे पहला यूनानी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था। तो भारत पे जो पहला यूनानी आक्रमण जो है ये सिकंदर के द्वारा किया गया था। दोस्तों 1526 में जो है सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच एक युद्ध हुआ था, जिस युद्ध को हम वित्सता का युद्ध, झेलम का युद्ध जो है के नाम से भी जानते हैं, या इसको हाइडेस्पीस का युद्ध भी कहा जाता है। तो 3 नाम है इसके, हाइडेस्पीस का युद्ध, झेलम का युद्ध और वित्सता का युद्ध। और ऐसा क्वेश्चन भी पेपर में आता है कि उस शासक का नाम बताओ जिसने खैबर दर्रे को पार किया था। तो खैबर दर्रे को पार करने वाले शासक का नाम भी क्या था, सिकंदर। और जो ये युद्ध हुआ था सिकंदर और पोरस के बीच, इसमें हार हुई थी किसकी, पोरस की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, गौतम बुद्ध किस गणराज्य से संबंधित थे। और मेरे को लगता है ये क्वेश्चन 1 या 2 बार आया है और हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम भी ये ऐसा ही क्वेश्चन पेपर में आ जाए। गौतम बुद्ध किस गणराज्य से संबंधित थे। तो गौतम बुद्ध जो है ये शाक्य गणराज्य से संबंधित है। गौतम बुद्ध के बारे में बात करते हैं या बुद्धा के बारे में पूछा गया है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ गौतम बुद्ध का जो जन्म है ये 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था भैया, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। देखिए दोस्तों 2 ब्राह्मण होते थे, एक हिस्ट्री में आपको सुना रहा हूँ। 2 ब्राह्मण थे, एक का नाम था कालदेव और दूसरे का नाम था कौंडिया। तो कालदेव और कौंडिया ने एक भविष्यवाणी की थी कि जब उनका जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का, तो कि उन्होंने बोला था कि ये जो बालक है वो बहुत बड़ा सन्यासी या बहुत बड़ा राजा बनेगा। देखिए दोस्तों गौतम बुद्ध के जो बचपन का नाम है सिद्धार्थ था और इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था और मृत्यु कहाँ हुई थी, कुशीनगर में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय कला की कौन सी शैली ग्रीक रोमन बौद्ध कला के रूप में भी इसको जानी जाती है। तो भारतीय कला की कौन सी शैली जो है जिसको ग्रीक रोमन कला के रूप में भी जाना जाता है, तो ये कौन सी है, गांधार कला श्रेणी। देखिए पीछे अभी गौतम बुद्ध की बात हो रही, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको टेट के लिए ज़रूर पढ़ लेना, किसी ना किसी एग्जाम में ज़रूर आएगा। और आपकी एक प्रॉब्लम आ रही है कि सर आप इंग्लिश और साइकोलॉजी नहीं पढ़ा रहे। भाई 15 तारीख के बाद मेरे एग्ज़ाम्स हैं, उसके बाद जब मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद धड़ाधड़ साइकोलॉजी और इंग्लिश की वीडियो में मैं आपके बीच लेके आऊँगा। आपका टेट 22 और 23 तारीख को जब भी ये टेट आ रहा है, चाहे उसके बाद 29 को है, चाहे 13 जुलाई को है, इन सभी टेट की मेरे को आपकी चिंता है, आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। साइकोलॉजी की भी वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है। नोट्स के लिए मैंने अपना नंबर आपको प्रोवाइड करवा रखा है, अगर किसी को नोट्स लेने हैं ये मेरा यहाँ पे नंबर है, आप इस नंबर पे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। जिसको भी नोट्स लेने हैं, जीके के नोट्स बिल्कुल अवेलेबल फ्री है आपके लिए, समझ आ रहा है ना। साइकोलॉजी के जो है वो थोड़े से जो है उसको आपके लिए 50 रुपीज़ जो है चार्जेस रखा है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा मेघ सूक्ष्म बर्फ कणों से बना होता है। तो कौन सा मेघ ऐसा है जो सूक्ष्म बर्फ के कणों से बना होता है, तो ये है जी हमारा कौन सा,
सर्कस क्लाउड, या क्या बोलेंगे पक्षम मेघ। तो पक्षम मेघ जो है ये ऐसा मेघ है जो सूक्ष्म बर्फ के कणों से बना होता है। देखिए दोस्तों, इनका जो पक्षम मेघ का जो कलर होता है ये वाइट कलर होता है। ये भी क्वेश्चन पेपर में आया है कि भाई जो ये सर्कस क्लाउड होते हैं इनका जो कलर है वो कैसा होता है, तो बोलेंगे वाइट कलर होता है। और इनका जो एल्टीट्यूड होता है इनका एल्टीट्यूड जितना मुझे पता है 8,000 से 12,000 मीटर के हाइट में होता है। अगर मैं बात करता हूँ कपास की तरह कौन से मेघ दिखाई देते हैं, तो कपास की तरह जो मेघ दिखाई देते हैं इनको बोलते हैं क्यूमुलस क्लाउड। क्या बोलेंगे, कपासी मेघ। ये बड़ा आसान है, इनको तो याद करना। देखिए दोस्तों, जो ये आंधी वर्षा तूफान वगैरह जो लाते हैं ये कौन से मेघ है, ये भी पेपर में बहुत बार पूछा गया है। तो ये कौन से, कपीसी वर्षा मेघ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, खगोलीय पिंड का अध्ययन क्या कहलाता है। तो जो खगोलीय पिंडों का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है खगोल विज्ञान। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नॉर्वेस्टर के कारण अधिक मात्रा में वर्षा होती है। नॉर्वेस्टर क्या है, पूरी बात करेंगे इसके बारे में। तो नॉर्वेस्टर के कारण सबसे पहले क्वेश्चन जो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि अधिक मात्रा में वर्षा होती है। नॉर्वेस्टर के कारण जो अधिक मात्रा में जो वर्षा होती है वो होती है असम और पश्चिम बंगाल में। देखिए दोस्तों, इनको हम काल वैशाखी भी कहते हैं नॉर्वेस्टर को। ये जो है इंडिया और बांग्लादेश के जो रीजन में आते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो है मार्च से जो हमारा जो मानसून टिल मानसून तक जो है ये आते रहते हैं नॉर्वेस्टर। अगर मैं बात करता हूँ, जैसे छत्तीसगढ़ है अपना, उड़ीसा है, बांग्लादेश वाला एरिया जो है, झारखंड वगैरह है, इनमें जो है ये नॉर्वेस्टर आता है। और अगर मैं बात करता हूँ नॉर्वेस्टर छोटा नागपुर प्लेटू से इसका जो है क्या होता है, ओरिजिन होता है नॉर्वेस्टर का। ये भी आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख नहीं है। तो ऋग्वेद में जो है वो किस नदी का उल्लेख नहीं है, क्वेश्चन ये बता रहा है। तो ऋग्वेद में जो है भाई वो पेरियार नदी का उल्लेख नहीं है। दोस्तों, ऋग्वेद में जो है ये यमुना का भी है, सरस्वती का भी और सिंधु का भी है। क्वेश्चन पेपर में आता है कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में कुल कितनी नदियों का उल्लेख है। ऋग्वेद का जो नदी सूत्र है उसमें टोटल 21, याद रखना 21 नदियों का उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। दोस्तों, सबसे ज़्यादा 21 में से किस नदी का उल्लेख किया गया है, तो सबसे ज़्यादा सिंधु नदी का उल्लेख किया गया है। और ऋग्वेद आर्यों की जो सबसे पवित्र नदी थी इसका नाम क्या था, सरस्वती। ये भी आपने याद रखना है। सब टोटल नदियाँ कितनी, 21। सबसे ज़्यादा बार किस नदी का उल्लेख, सिंधु। और सबसे ज़्यादा बार सबसे पवित्र नदी कौन सी है, सरस्वती। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, उत्तर बिहार का प्राचीन नाम क्या था। दोस्तों, एक चीज़ और आपने याद रखना है, ऋग्वेद में जो कुल मंडल है ये 1028 मंडल है, नहीं 10 मंडल है, 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और 10,462 ऋचाएँ है। ये आपने याद रखना है। ये क्वेश्चन पक्का 101% इस बार आपको पेपर में दिखने वाला है। और जब आपका टेट का पेपर हो जाएगा उसके बाद में जब उनको एनालाइज करूंगा तो उस टाइम भी मैं आपको बोलूँगा देखो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया, ये भी बताया। तो बहुत सारे क्वेश्चन है, वेद 4 है, वेदों के बारे में आपने जरूर पढ़ लेना है, यहाँ से भी पक्का क्वेश्चन आएगा। देखिए दोस्तों, हर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। उत्तर बिहार का प्राचीन नाम क्या था, तो उत्तर बिहार का जो प्राचीन नाम था इसका नाम था वज्जी। देखिए दोस्तों, उत्तर बिहार का प्राचीन नाम वज्जी था और वज्जी एक महाजनपद भी था। कुल महाजनपद कितने थे, 16। कुल महाजनपदों की संख्या 16 थी और वज्जी महाजनपद की जो राजधानी थी इसका नाम था वैशाली। क्या नाम था, वैशाली। दोस्तों, वज्जी महाजनपद की राजधानी का नाम वैशाली था। उसी तरह सूरसेना, याद रखना है कि सूरसेना जो है ये भी क्या थी, एक महाजनपद था और सूरसेन महाजनपद की जो राजधानी थी होती मथुरा। वत्स महाजनपद होता था, वत्स महाजनपद की राजधानी थी कौशाम्बी और अवंती महाजनपद की जो राजधानी थी होती उज्जैनी। तो याद रखना है, वज्जी महाजनपद की कहाँ थी, वैशाली थी। अवंती की कहाँ पे थी भैया, उज्जैनी थी। और वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, कौशाम्बी थी। और सूरसेना महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, मथुरा। ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन है और इस बार आपको मिलाने के लिए भी जो है टेट परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं कि आप सही का मिलान कीजिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, तीसरी बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बौद्ध संगीतियाँ क्या है। 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी और भैया हर बार बौद्ध संगीति से जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में और टेट परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुल बौद्ध संगीतियाँ हुई थी 4। सबसे पहले बात करते हैं पहली बौद्ध संगीति। तो पहली बौद्ध संगीति जो है ये राजगिरी में और अजात शत्रु के कार्यकाल के समय हुई थी। किसके कार्यकाल के समय, अजात शत्रु के कार्यकाल के समय हुई थी और राजगिरी में हुई थी। दूसरी हुई थी बौद्ध संगीति वैशाली में कालाशोक के कार्यकाल के समय। तीसरी हुई थी अशोक के समय कहाँ हुई थी,
पाटलिपुत्र में हुई थी। और तीसरी बौद्ध संगीति, ये ऑप्शन में भी यही था कि तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। चौथी एकमात्र हुई थी कश्मीर, कुंडलवन कश्मीर में। याद रखना, कुंडलवन कश्मीर में किसके शासनकाल में? कनिष्क। तीसरी जो हुई थी ये हुई थी किसके शासनकाल में भैया? अशोक के शासनकाल में। दूसरी वैशाली में हुई थी, वो किसके शासनकाल में हुई थी? कालाशोक के। और पहली बौद्ध संगीति हुई थी अजातशत्रु के कार्यकाल के समय। तो ये चारों बौद्ध संगीतियाँ दोस्तों आपको याद रखनी है, चाहे वो अपनी पहली हुई थी, पहली अजातशत्रु के समय हुई थी, दूसरी कालाशोक के समय हुई थी, तीसरी अशोक के समय हुई थी और चौथी जो है कनिष्क के समय हुई थी। तो आपने याद रखना है, तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में और किसके समय? अशोक के समय। अगले क्वेश्चन की बात करते। देखिए, मेरा बार बार रिपीट करवाने का मकसद एक ही रहता है कि जो आपका बार बार सुन के जो है आप इसको बिल्कुल माइंड में बिठा सके, और एक बार जो वीडियो देख रहा है वो एक दो बार और देख ले, क्योंकि अगर आपको अच्छे से जो है अपने माइंड में कोई चीज़ सेटअप करनी है, बिठानी है, तो एक या दो बार दोस्तों आपको और देखना होगा। समझ आ रहा है ना? तो अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। पाल वंश का संस्थापक था। पाल वंश के जो संस्थापक थे ये कौन थे? ये क्वेश्चन पेपर में इस बार पूछा गया है। तो पाल वंश के जो संस्थापक थे इनका नाम था गोपाल। क्वेश्चन पेपर में आता है कि पाल वंश के संस्थापक तो थे कौन? गोपाल। लेकिन एक विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है ये किसके द्वारा, पाल वंश के किस शासक के द्वारा बनाया गया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है ये धर्मपाल, कौन से? पाल वंश के राजा धर्मपाल के द्वारा बनाया गया था। और अगर आपको क्वेश्चन पेपर में आता है कि गोपाल के बाद पाल वंश का शासक कौन बना था, तो कौन बना था भैया? धर्मपाल। देखिए, एक शासक और था इनका, एक क्वेश्चन था यहाँ पे, शूद्रका मृच्छकटिकम इज ए। तो शूद्रका मृच्छकटिकम, तो शूद्र का मृच्छकटिकम है, तो शूद्र के द्वारा मृच्छकटिकम की रचना की गई है। तो ये क्या था? तो शूद्र के द्वारा जो ये मृच्छकटिकम की जो था, ये था एक प्रकार का नाटक। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पाल वंश के राजा जिन्होंने सीलोन पर कब्जा किया था। तो पाल वंश के जो राजा थे जिन्होंने सीलोन पे कब्जा किया था, तो इनका नाम था राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम जो है ये पाल चोल वंश के ऐसे राजा थे जिन्होंने सीलोन पे, पाल नहीं था भाई, सीलोन था, चोल था, जिन्होंने सीलोन पे कब्जा किया। क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि इस चोल वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो चोल वंश की स्थापना की गई थी विजयालय के द्वारा। किसके द्वारा? विजयालय के द्वारा। और क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि श्रीलंका या सीलोन, श्रीलंका या सीलोन पर जो है वो कब्जा किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था किसके द्वारा? राजेंद्र प्रथम के द्वारा जो है ये किया गया था। और पांडे और चेरों पर भी शायद इनके द्वारा ही आक्रमण किया गया था, जितना मुझे याद आ रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे। तो दिल्ली में जो खिलजी सुल्तान थे ये क्या थे? तुर्की थे। दिल्ली के जो खिलजी सुल्तान थे ये क्या थे? तुर्की थे। अगर मैं बात करता हूँ खिलजी वंश की, खिलजी वंश की जो स्थापना की थी वो की थी जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के द्वारा की गई थी। और एक अलाउद्दीन खिलजी भी होते थे, ये खिलजी वंश के एक बहुत ही अच्छे शासक थे। इनका बचपन का नाम क्या था? गुरशास्प था। और क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि मलिक काफूर किसका एक सेनापति था? तो ये किसका था? अलाउद्दीन खिलजी का था। एक क्वेश्चन और आज कर लेते हैं। होयसला की राजधानी थी। होयसला जो है राजधानी थी वो किसकी थी? द्वार समुद्रम की। तो द्वार समुद्र की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? होयसला। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। लास्ट में कुछ करंट अफेयर के थोड़े एक या दो क्वेश्चन की बात करते हैं। वैसे मेरा ग्रुप है और उस ग्रुप में जो है करंट अफेयर डेली आता है, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो भाई, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और लोगों तक पहुँचाएं, शेयर करें, ताकि सभी लोगों का जो फ़ायदा हो। जितने भी अभी टेट परीक्षा आ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है ये वीडियो पहुँचनी चाहिए। समझ आ रहा है? तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हिमाचल, जय भारत।